हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि पी ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद मैं आपको बिल्कुल रेलेवेंट जेई के सवाल भी करवाऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है भाई। बहुत मेहनत लगी बेटा इन सवालों के पीछे एंड आई नो यू गाइस आर आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड कि किस टाइप के सवाल। देखिए अभी तक 2-3 सालों में 2-3 साल से पहले तो बहुत बड़ा सिलेबस होता था, लेकिन जब से अपडेटेड सिलेबस आया है, किसका, आपके पी ब्लॉक का, जब से अपडेटेड सिलेबस आया है तब से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की है कि सर कितना पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो बेस्ट तरीका कि पिछले 2 साल में कितना पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस। कोई मतलब नहीं है हम 12-12 15-15 घंटे पढ़े और इसके बिल्कुल 400-500 सवाल करें, नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट। आज मैं आपको 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपका पूरा रिवीजन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पूरा का पूरा रिवाइज भी इसी में हो जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कॉन्ट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसकी वजह से होता था? सब जानते हैं भाई सर, ये होता था किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हम जानते थे कि एल्यूमिनियम आपकी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता था और नीचे जब हम थैलियम तक जाते थे, Tl तक, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता था। सही बात है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि इसकी NH2, देखिए ग्रुप 13 है। कौन सा है? दिस इज ग्रुप 13। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप 13 में लगता है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP1। तो इसकी वजह से जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो S2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग Z इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम बोलें कि D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लगता है, और ये जो S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोशिश करते हैं कि ये पेयर में ही रहें, तो ये पेयर में रहते हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपकी एक ऑक्सीडेशन को देता है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा आपका? इनर्ट पेयर इफेक्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आती है? तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की आपको रिलेटिव स्टेबिलिटीज बतानी है। क्या इनके रिलेटिव स्टेबिलिटीज बतानी है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे ये +1 ऑक्सीडेशन शो करने की एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो थेलियम बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए, एल्यूमिनियम सबसे टॉप में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है। चलिए नेक्स्ट करता है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 3 रिगार्डिंग द ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स। क्या है? देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कहता है बोरॉन के जो ट्राई ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके एसिडिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर मैं इनकी बात करूं, पूरे ग्रुप की बात करूं, ग्रुप 13 की, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए बोरॉन इज स्ट्रिक्टली नॉन मेटल। बोरॉन क्या है? स्ट्रिक्टली आपका नॉन मेटल होता है। आपके एल्यूमिनियम और गैलियम कैसे होते हैं? ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। दीज आर योर मेटलॉइड इन कैरेक्टर, इनका नेचर मेटलॉइड इन नेचर का है, और ये दोनों आपके मेटल्स होते हैं। दीज आर योर मेटल्स। तो ऑब्वियस सी बात ये है, बात बहुत ऑब्वियस हो जाती है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। मेटलॉइड के कैसे होते हैं? दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और जो आपके मेटल्स होते हैं, दीज आर क्या? बेसिक इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहा है। बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक होता है, सही बात है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। व्हाट? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स। सही बात है। अगर सही बात है चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कह रहे बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है बेरिलियम से। कैसे होती है? देखिए आइए चेक करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यानी कि बेरिलियम आपके पास क्या होता है? ये होता है 1s2, 2s2 के बराबर, और बेरिलियम होता है आपके पास 1s2, 2s2, 2p1 के बराबर। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो होती नहीं है। ये तो कैसे हो जाती है? बेरिलियम की ज्यादा होती है, किससे? बोरॉन से। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पेनिट्रेशन, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। तो कहता है कि बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन। अच्छा, इससे तो स्टेटमेंट दे रखा है, बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट्स। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको आप किस तरीके से बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या?
पेनिट्रेशन इफेक्ट, दिस इज नोन एज पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसी को ही पेनिट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट करें, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है जो आपका 2p इलेक्ट्रॉन होता है, किसका, बोरॉन का, किसका, जो बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आया। कह रहे इट इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। 2s इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शील्डेड हो, बिल्कुल सही बात है, वो 2s इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शील्डेड होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कहता है 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। अगर असर्शन और रीजन होता तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होता कि जो आपका 2s इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। फिर कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन ऑफ बेरिलियम, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस बेरिलियम से ज्यादा होता है, ये बात गलत है भाई, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें तीन ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन से वाले, 1, 2 एंड 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट्स। अरे बात समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास असर्शन और रीजन है। असर्शन है इन TL(I3) isomorphous to CsI3 the metal is present in +1 oxidation state, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आपका TL(I3) होता है वो बिल्कुल आइसोमॉर्फस होता है किससे, CsI3 से। जो आपका TL(I3) है, देखिए TL(I3) एक्चुअली कैसे रहता है बेटा, TL(I3) आपका ऐसे रहता है, Tl+1 और ये होता है आपका I3 नेगेटिव। इसी तरीके से ये भी रहता है CS+1 और ये रहता है आपका I3 नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, दोनों कंपाउंड बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक्ट करते हैं। कह रहा है टील मेटल हैज अ 14 f इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए थैलियम की अगर बात करें, थैलियम क्या होता है, थैलियम इज एटॉमिक नंबर 81 है, ये 81। तो ये क्या होता है, ज़ीनॉन 56। फिर उसके बाद आता है ये 4f14 और क्या, हाँ 5d10 6s2 और 6p1 के बराबर, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रहता है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 56 + 14 कितने हो गए, 70 और हाँ अच्छा 54, सॉरी दिस इज 54 नॉट 56, ठीक है। तो ये हो गए कितने, दोनों को मिला के हो गए 68 78 68 78 80 81। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बट कोई ये इसका रीजन नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ रीजन। तो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट इन विच कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेचर इज। देखिए आपके पास क्या है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है। देखिए एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये तो थोड़ा सा कैसा होता है, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इस थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर, ये थोड़ा सा एसिडिक है। नहीं ये भी हाइड्रोजन हीलियम नहीं, ये तो आपका ये भी एम्फोटेरिक हुआ बच्चे, ये भी एम्फोटेरिक ही हुआ, बेरिलियम एल्यूमिनियम। हाँ ये आपका ऐसे दिखाता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाँ ये तो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, ये तो बोरिक एसिड है, ये तो वीक एसिड है, कैसा है, इट इज एसिडिक, थोड़ा सा वीक एसिड है, इट इज एसिडिक। ये तो मैंने आपको बता दिया एम्फोटेरिक, ये कैसा है, ये आपका एम्फोटेरिक है। तो यही है आपका जो डिफरेंट है। ये देखिए ये भी एसिडिक है और ये फास्फोरस एसिड है, ये भी एसिडिक है, ये भी बेस है, ये भी एसिडिक है, लिख देता हूँ। ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही आपके बेसिक है, दीज बोथ आर बेसिक इन नेचर। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सही बात। आइए नेक्स्ट कह रहा है In which of the following molecules strongest back donation of electron pair from halide to boron is expected। देखिए बैक बॉन्डिंग के लिए, देखिए आप समझिए बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होती है बेटा बैक बॉन्डिंग की, क्या क्या कंडीशंस होती है। बैक बॉन्डिंग की जो पहली कंडीशन ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो बैक डोनेशन होगा, आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। कैसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए, आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और जो बैक डोनेशन होता है, जो बैक बॉन्डिंग होती है वो कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, वो 2p में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है, फिर वो 2p में होती है, उसके बाद इतना ज्यादा देखा नहीं जाता है बैक बॉन्डिंग। 2p में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। जैसे कि अगर आप सारे कंपाउंड्स पे देखेंगे तो BF3 है, BF3 में के पास क्या है, देखिए फ्लोरीन के पास आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और बोरॉन के पास खाली वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है। तो इसको क्या करता है, ये बैक डोनेशन कर देता है। तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग यहाँ पे 2p है और इसका 2p ही खाली है।
तो 2p2p बैक बॉन्ड टाइप का यहाँ पे बनता है। और सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होती है, BF3 में ही सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं है। अभी देखिए ऐसा सवाल है भी शायद। हाँ, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर अ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सवाल देखिए रिपीटेड है, ये आपका रिपीटेड सवाल है। अब देखिए एग्जाम में जिस तरीके से आ रखा है मैंने उसी टाइप से बताया, ठीक है, तो वहां से बहुत बार रिपीट हुआ था तो मैंने भी कर ही दिया है। आइए नेक्स्ट कह रहा है द लुईस एसिड कैरेक्टर फॉर बोरॉन ट्राइआइड्स फॉलोज द ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसी एग्जांपल में दिखा देता हूँ, इससे पहले जो मैंने करवाया था। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्योंकि बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो अब बोरॉन जो है इतना अच्छा लुईस एसिड नहीं रहा। पहले वो क्या था, उस पे एक हाइपोवैलेंट कैरेक्टर था, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी। बैक बॉन्डिंग की वजह से डेफिशिएंसी जा चुकी है एंड इट हैज बिकम व्हाट, इट हैज बिकम पुअर लुईस एसिड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज, बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां पे हो रही है, BF3 में, तो सबसे पुअर बेस भी BF3 ही होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज BI3 आपका सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत क्या है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग है। ठीक बात है, आइए नेक्स्ट करते हैं। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 कहता है बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। दोनों बातें सही है, बिल्कुल बातें सही है। अपने ग्रुप में ये इसके सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक बात, आइए नेक्स्ट कहता है इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, ग्रुप 13 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा था एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये बात देखिए थोड़ी सी गलत बात है। अगर आप देखेंगे ये तो आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए वैसे तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन। क्यों? ये होता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। आपकी गैलियम में क्या होता है, गैलियम में Z इफेक्टिव ज्यादा लगता है, तो न्यूक्लियर पुल थोड़ा सा ज्यादा है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यहां से देखिए डी स्टार्ट हो जाता है ना, ये एटॉमिक नंबर 31 है, यहां से जिंक रहता है एटॉमिक नंबर 30, तो इसमें क्या है, ये आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन है और डी की क्या है, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी है। पुअर शिल्डिंग है किसकी, डी की, जानते हैं सभी बात को, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी। आपका क्या होता है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, तो ये वाली बात गलत है। ये जो स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट, दैट द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ये बात गलत है। एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है, चलिए सही बात है, तो आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं। करेक्ट, गैलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है थर्मोमीटर कंटेनिंग गैलियम इज यूजफुल फॉर मेजरिंग फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं गलत बात है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट के लिए नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये यूज किया जाता है, गलत बात है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से दो स्टेटमेंट्स हमारे पास। कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम एंड थैलियम इज दिस, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम इतनी बार देख चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, कह रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइजेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका तो बेटा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number 2 will be the correct answer. सही बात, तो आइए सही बात है, तो आइए नेक्स्ट सवाल कहता है the number of 2 center 2 electron and 3 center 2 electron bond in B2H6 is। आइए एक बार अच्छे से B2H6 को देख लें। देखिए B2H6 कुछ इस तरीके से होता है, बोरॉन कुछ इस तरीके से होता है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये भी बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये भी बोरॉन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन। देखिए ये आपकी बनाना बॉन्डिंग है, जो बीच में ये ब्रिज वाले हैं ये आपके बनाना बॉन्डिंग है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, यही आपके 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व है
लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये कैसा है, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज, चाहे आप इसको बोलिए, ये क्या है, दीज आर योर टू सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, दीज आर योर टू सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सही बात है। और ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग है। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको इस वाले को देखेंगे, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है, ये आपके बेटा नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दीज आर योर नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ऐसे कितने बॉन्ड है आपके पास, ऐसे आपके पास 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स। ऐसे कितने आपके पास 1 2 और 3 4 बॉन्ड्स हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 4 हैं। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, ये आपके पास 2 है। तो 4 and 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, B2H6 बहुत सब बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज B2H6। आइए नेक्स्ट कह रहा है दैट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6 इज। ठीक है, बना तो मैंने दिया ही है वहां पे, इसी को कर लेंगे। टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव लेस p कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड्स। देखिए बात समझिए, यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है ना, मान के चलिए कि ये कितना है, इसको कुछ दे देते हैं नाम, इसको θ1 नाम दे देते हैं, इसको θ1 नाम दे देते हैं, और इसको कितना, इसका θ2 नाम रख देते हैं। अब बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो θ1 होता है ना, ये एक ब्रिजिंग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रिजिंग बॉन्ड। और इसमें रिंग स्ट्रेन होता है, तो ज्यादा फ्लेक्सिबल ये नहीं है। इसमें जो θ2 होता है वो ज्यादा होता है किससे, θ1 से। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन व्हाट, θ1। आपको ये याद रखना पड़ेगा। और जहां तक बात की उसकी बात है, एस कैरेक्टर की बात है, तो आप याद रखेंगे कि बॉन्ड एंगल जो होता है, आपका जो बॉन्ड एंगल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। वो एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आपको याद भी होगा, जैसे sp3 है, sp3 में 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और एस कैरेक्टर कितना है, वो मात्र 25% है। बात करूं sp की, तो 180 डिग्री का एंगल है, और एस कैरेक्टर कितना है, 50% है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल भी आपके पास है। तो कह रहा है टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव लेस p कैरेक्टर। लेस p कैरेक्टर का मतलब क्या है, मोर एस कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, मोर एस कैरेक्टर। इसका सिर्फ एक और एक मतलब है, वो क्या है, मोर एस कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड्स। वो कहता है कि टर्मिनल वाले जो है उसका थीटा ज्यादा होता है θ1 से। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द करेक्ट स्टेटमेंट है, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है दैट 2 BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। अरे भाई ये तो सेम लेंथ के हैं, जो 2 BHB बॉन्ड लेंथ है, ये जो दोनों है ये तो सेम लेंथ इसकी। अरे इन दोनों की टर्मिनल और ब्रिजिंग सेम नहीं हो सकते, लेकिन दो ब्रिजिंग आपस में तो सेम है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो रहा है। कह रहा है ऑल BHB बॉन्ड एंगल आर ऑफ 120 डिग्री। नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसका एंगल अलग है और इसका एंगल अलग है। 116 और 122 के आसपास कुछ रहता है, एग्जैक्ट अभी आपको बता दूंगा, लेकिन अलग होता है। ये गलत बात है। कह रहा है इन फ्रैगमेंट BH3 बिहेव्स एज अ लुईस बेस। लुईस बेस की तरह नहीं, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। फ्रैगमेंट की बात है कि फ्रैगमेंट का मतलब बोल रहा है कि सिर्फ BH3 अगर ऐसे एग्जिस्ट करता है। फ्रैगमेंट का मतलब है ये इसकी डिस्क्रीट यूनिट की बात कर रहा है कि कुछ अगर ऐसे एग्जिस्ट करता है तो ये लुईस बेस है। नहीं भाई, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब होता है लुईस एसिड। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है लुईस एसिड। अरे बात समझ में आती है। इसीलिए कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहे द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। देखिए हाइड्रोलिसिस किसकी नहीं होती है, जिसके पास कुछ जगह खाली नहीं होती है वाटर की इनकमिंग के लिए। जैसे कि CCl4, CCl4 के पास कोई भी वेकेंट स्पेस नहीं है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, तो CCl4 विल बी द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन इज, ऊपर से नीचे कैटेनेशन पावर डिक्रीज करती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि कैटेनेशन पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कैटेनेशन क्या होती है, डिक्रीज करती रहती है। तो लेड में कैटेनेशन नहीं होता। सही बात। आइए नेक्स्ट, क्या द एलिमेंट्स दैट शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स, कौन सा है, ऊपर से जैसे कार्बन है उसकी p-pi बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट, कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज। कैटिनेशन देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा
कि ऊपर सबसे कार्बन की और सिलिकॉन की कैटेनेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, और जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर होती है, और लेड कैटेनेशन पावर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज नॉट नोन, इनमें से कौन सा अननोन कंपाउंड्स है। देखिए सारे कंपाउंड्स बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप SiCl को देखेंगे तो ये कंपाउंड बेटा आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है, क्लोरीन का साइज और सिलिकॉन का साइज बहुत ही मतलब आसपास रहते हैं, और क्लोरीन आप ये लगाइए कि अगर मैं SI का एक कॉमन साइज मान के चलूं कि देखिए ये अगर SI का साइज है, ये सिलिकॉन का साइज है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि ये किसका साइज है, ये सिलिकॉन का साइज है, तो देखिए अगर मैं इसमें छोटे छोटे फ्लोरीन बनाता हूं तो फ्लोरीन आप फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि आपके फ्लोरीन ऐसा हुआ करते होंगे, आप फ्लोरीन के लिए फिर भी एक्सपेक्ट ऐसा कर सकते हैं। कितने हो गए? ये 5 और एक और कर देता हूं, ये हो गए 6। ठीक है, तो SF6 तो आप फिर भी आप ऐसा कह सकते हैं कि सर SF6 नेगेटिव कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर बात की जाए HCl6 की तो इतना स्टेरिक स्पेस है ही नहीं आपके पास, ये स्टेरिक हिंड्रेंस ही इतनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस ही इतनी ज्यादा है कि ये 5 से ज्यादा को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, यानी कि 5 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा कोई बेटा ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, इतना स्पेस है ही नहीं, इसीलिए आपका SiCl6 एस नहीं SiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक बात है, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। नेक्स्ट देखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। देखिए ये वर्ड बहुत ही ज्यादा गलत है, इट डज नॉट डिक्रीज ग्रेजुअली। ये बात बिल्कुल सही है कि कार्बन की ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद सिलिकॉन की होती है लगभग, सॉरी सिलिकॉन की नहीं, लास्ट में कार्बन से लेकर जर्मेनियम लेड की होती है लगभग, ये जैसे 2.2 के आसपास है, ये 1.9 के बराबर होता है। उसके बाद ये आते हैं बेटा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सब आते हैं किसके 1.8 वाली रेंज में, 1.8 वाली रेंज में ये तीनों आते हैं। तो ऐसा कोई इसमें ट्रेंड नहीं है, सही गलत बात है। कह रहा है ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटालिक, मेटालिक एज वेल एज मेटालॉइड एलिमेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ग्रुप 14 में ये तीनों कैटेगरी प्रेजेंट होती है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है? तो देखिए एम्फोटेरिक कौन सा है इसमें, अच्छा किन्ने नहीं है आपके पास, एक तो लेड का ऑक्साइड और टिन का ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक होने चाहिए, लेड का ऑक्साइड और टिन का ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक हो जाएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेटा आपका न्यूट्रल होता है, लेड का टिन का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड तो एसिडिक हो गया, एसिडिक एसिडिक, यही है ऑप्शन नंबर 4, टिन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, सही बात। आइए नेक्स्ट कह रहा है SiO2 and GeO2 are acidic while tin oxide and lead oxide are amphoteric in nature, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड देखिए आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात इनकरेक्ट है, पी पाई डी पाई नहीं, ये इनकरेक्ट है। किसकी वजह से होते हैं? ये पी पाई बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग। डी तो है ही नहीं ना कार्बन में, देयर इज नो डी इन कार्बन, तो पी पाई डी पाई कहां से आया भाई? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके पास है कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज अराउंड द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड इन अ रेगुलर मैनर, डिक्रीजेस, इट डज नॉट डिक्रीज, ऊपर से नीचे आने में आपका कोवेलेंट रेडियस क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है, इट डज नॉट डिक्रीज, इट एक्चुअली इंक्रीजेस, इट डज नॉट डिक्रीज, इट एक्चुअली इंक्रीजेस। फिर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली, ये फिर से ये स्टेटमेंट हमने अभी भी डिस्कस किया था कि वो इट ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, थोड़ा सा डिक्रीज करता है फिर कांस्टेंट फिर हल्का सा इंक्रीज कर जाता है। कह रहे मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 whereas other elements can expand their covalence due to presence of d orbitals, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहे heavier elements do not form p pi बॉन्ड, सही बात है, नहीं कर सकते हैं, वो मेटल मेटल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आप एग्जांपल मान लीजिए
CH4 आप मीथेन को एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहती है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? लास्ट के 3 करेक्ट है, सी डी ई ओनली। कौन से करेक्ट है? सी डी एंड ई स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सही बात है। चलिए, कह रहा है द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? देखिए, अगर किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो कंपाउंड का खुद क्या होना चाहिए? उसका रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि सेल्फ उसका क्या हो जाएगा? सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, खुद वो रिडक्शन करना चाहिए। और खुद रिडक्शन इसमें देखिए, एक्चुअली जो क्वेश्चन है किसके बेसिस में पूछा है? ये पूछा आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस में। किसके बेसिस में? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस में सवाल पूछा गया है आपसे। सही बात है। तो देखिए, कौन दिखाएगा बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट? थैलियम तो ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन थैलियम 3+ जो है, थैलियम 3+ किस में आएगा? थैलियम 3+ आपका कन्वर्ट हो जाएगा थैलियम प्लस में, यानी कि खुद रिड्यूस हो रहा है एंड इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से सेम केस किसके साथ है? लेड 4+ के साथ भी सेम केस है कि ये रिड्यूस होके किस में? Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 आयंस इसमें ऐसे हैं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? कि 2 आपके आयंस हैं जो कि दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बात समझ में आती? तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से। आइए अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 टू ग्रुप 18, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अ ग्रुप 15 एलिमेंट, एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है विच इज अ मेटल एंड फॉर्म्स अ हाइड्राइड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर अमंग द 15 ग्रुप 15 हाइड्राइड्स द एलिमेंट इज। देखिए, ग्रुप 15 की एलिमेंट्स की अगर बात की जाए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की कौन है? नहीं पढ़ते ऐसे सब भाई, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, और इनके हाइड्राइड क्या है? ये है बेटा इनका हाइड्राइड, दीज आर इट्स हाइड्राइड, ये इनके हाइड्राइड्स। देखिए, ऊपर से नीचे जाने में एक्चुअली हो क्या रहा है? अगर मैं NH3 की बात करूं तो देखिए NH3 का बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, एक छोटा बॉन्ड है। लेकिन अगर BiH3 की बात करूं तो देखिए ये बॉन्ड कुछ इतना बड़ा बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है? ये आसानी से H+ दे सकता है। क्या देख सकता है? यहां से इजीली H+ आ सकता है। अब क्योंकि इजीली H+ लिखूं या इजीली H, ये क्या कर सकता है? अपना डिसोशिएट कर सकता है। अब ये हाइड्रोजन को आसानी से दे सकता है, तो रिड्यूसिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो अच्छे से क्या हो जाएगा? H को दे देगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिस्मथ जो होता है, बिस्मथ एक एलिमेंट ज्यादा दिखाता है। ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं तो इससे क्या हो रहा है? यहां से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, या तो फिर कहूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव नेचर ज्यादा दिखाता है। कैसा नेचर? ऑक्सीडाइज होना ज्यादा चाहता है, इसीलिए इसका अच्छा रिड्यूसिंग है। वरना इस कॉन्सेप्ट द रियल कॉन्सेप्ट इज ये हाइड्रोजन को इजीली दे देता है। दैट इज व्हाई द रिड्यूसिंग पावर ऑफ बिस्मथ इज मोर देन अदर्स। बिस्मथ की जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो बाकियों से ज्यादा होगी। सही बात है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं। असर्शन है देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। बोल रहा है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करता है। सही बात है। However, from arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। असर्शन में दोनों ही पार्ट इसके करेक्ट है। ये क्यों है? एक स्मॉल इंक्रीज ही देखने को मिलता है, क्योंकि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ऐसा क्यों है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन्स। DNF इलेक्ट्रॉन्स अब इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज व्हाई ऐसा होता है। बात समझ में आती है? ठीक। फिर कहता है कोवलेंट, फिर कहता है कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वो कहता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉर एग्जांपल +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं, तो कोवलेंट और आयनिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप बिकॉज़ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो बिल्कुल असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन को इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन मैंने उसका दे दिया है। ठीक है, सही बात है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस ऑन द ऑर्डर। देखिए, तो कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी से कर चुका हूं। तो देखिए, ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो ये एक स्टेबल हाइड्राइड है। कैसा है? दिस इज अ स्टेबल हाइड्राइड, ये एक स्टेबल हाइड्राइड है।
और ऊपर से नीचे अगर मैं जाता हूं तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, इस ऑर्डर में हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। फिर नेक्स्ट कह रहा था रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि रिड्यूसिंग एबिलिटी इस तरीके से ही इंक्रीज करती है, दैट इज डाउन द ग्रुप। फिर कहता है अमंग द हाइड्राइड्स NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BH3 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात गलत है। देखिए क्योंकि हाइड्राइड की एबिलिटी रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उल्टा लिखा है कि NH3 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक्चुअली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वेयरएज BiH3 क्या है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। फिर देखिए क्या बेसिसिटी ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, नहीं ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों है, देखिए अगर मैं बात करूं NH3 की, दो ही एग्जांपल लेता हूं यहां पे NH3 और BH3, इसकी बेसिसिटी किसकी वजह से है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। किसकी वजह से है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब देखिए नाइट्रोजन आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ये क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। यहां पे क्या है, इट इज एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एंड साइज इज स्मॉल, क्या साइज इज स्मॉल, क्योंकि बेटा इसका अब साइज भी स्मॉल है तो इस पे क्या होती है, हियर इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। देखिए अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मोर डोनेटिंग कैपेसिटी भी है, क्या उसके पास मोर डोनेटिंग कैपेसिटी भी होती है, इट हैज मोर डोनेटिंग कैपेसिटी ऑल्सो। इसीलिए आपका अमोनिया एक ज्यादा अच्छा बेस होता है, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा, दैट इज A and B ओनली आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज A and B ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। सही बात है, सही बात है। तो आइए आगे करते हैं। फिर असर्शन है PH3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। देखिए ग्रुप 15 में हाइड्राइड्स में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है कि PH3 का होता है, फिर नाइट्रोजन दो प्लेसेस की जंप कर देता है, फिर ये आता है आपके पास AHH3, फिर ये आता है आपके पास NH3 SbH3 और फिर आता है आपके पास क्या, BiH3। तो कह रहा है कि PH3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन कहता है इन लिक्विड स्टेट अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड PH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, स्टेटमेंट इसने उल्टा कर दिया, अमोनिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड PH थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो रीजन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे डायनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस व्हिच एक्ट्स लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, डायटोमिक कैसे एक इनर्ट गैस की तरह एक्ट करती है रूम टेम्परेचर में। N2 बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटता नहीं है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है। एन ट्रिपल बॉन्ड को आप जानते हैं बहुत अच्छे से। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं इट डिक्रीजेस, इट डज नॉट इंक्रीज, इट क्या है, इट एक्चुअली डिक्रीजेस। इसका रीजन क्या है, याद करिए इसका रीजन जो थैलियम का रीजन था सेम है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन है, इसका रीजन है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट इज इट्स करेक्ट रीजन। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो गलत स्टेटमेंट होगी। फिर कहता है नाइट्रोजन शोज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, नहीं गलत, 6 गलत बात है। ये 4 की दिखाता है, कितनी दिखाता है, ये 4 दिखाता है मैक्सिमम। ठीक है, जैसे NH4+ हो गया उस तरीके से। तो कौन सा सही है, चूज द, हाँ इनकरेक्ट, करेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में करेक्ट चूज करना है, यानी कि डी और ई आपका इनकरेक्ट है, डी एंड ई ओनली। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ अ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट्स ई विद द वीकेस्ट ई बॉन्ड इज। देखिए अगर मैं बात करूं वीकेस्ट ई बॉन्ड ग्रुप 15 की, तो यानी कि वो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, वो आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। देखिए वैसे देखने में तो लगता है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, बट एक्चुअली में यही जो बॉन्ड है ये क्या है, ये आपका एक वीकेस्ट बॉन्ड होता है, इनमें यही आपका वीकेस्ट होता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है बेटा लोन पेयर रिपल्शन। द रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्या यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, दैट इज वाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। ठीक है,
ठीक है, तो नॉन इसकी और मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? इट हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, जैसे कि किसमें? NH4 प्लस में। तो कितनी आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है। आइए नेक्स्ट, कहता है द NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर। ये सही बात है कि NN सिंगल बॉन्ड होता है वो वीकर होता है किससे? सिंगल सिंगल PP बॉन्ड से। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहां पे कहा गया है, दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज लॉन्गर। नहीं भाई, ये बात गलत है। इट इज नॉट लॉन्गर, इट इज एक्चुअली शॉर्टर। ये एक्चुअली शॉर्टर होता है, ये लॉन्गर नहीं होता, ये एक्चुअली शॉर्टर बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग है एक्चुअली में। तो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा ही वो बॉन्ड होता है, लेकिन नो डाउट जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? वो आपका वीकर जरूर है, एब्सोल्युटली। तो ओवरऑल स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट ही है। कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेडिली अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये स्टेटमेंट हाफ ट्रू है। देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू तो है, इट इज ट्रू फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसने कहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि सबकी बात करी है, बट इट इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नीचे वालों के लिए, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी, इनके लिए ये ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट। तो ओवरऑल स्टेटमेंट को गलत ही माना जाएगा। दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही बात है। अगर सही बात है तो आइए नेक्स्ट, कहता है नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड विद +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ pπ बॉन्ड विद ऑक्सीजन। हाँ, जैसे कि NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5 सब कुछ बनाता है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हेलाइड्स विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन s। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपका NCl3 बनता है, लेकिन आपका NCl5 नहीं बनता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है खाली। एब्सोल्युटली ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। सही बात। आइए नेक्स्ट, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3 इज। क्या क्या होगा? देखिए नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास +2, ये है +1, दिस इज +4 एंड दिस इज +3। तो क्या करेक्ट ऑर्डर है? सबसे पहले आपके पास N2O आना चाहिए, ये दोनों आपके पास N2O। उसके बाद आपके +2 वाला NO आना चाहिए, NO, फिर N2O3, देन NO2। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है। ठीक है बेटा, अगर सही बात है तो नेक्स्ट देखिए, द सेट दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देखिए नाइट्रोजन के जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले होते हैं वो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन वाले कौन से? ये है आपके N2O एंड NO। कौन कौन से? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूं। ये कैसे हैं? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स है बेटा आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। कौन कौन से? NO एंड N2O। सही बात। बात सही है तो आइए अगला सवाल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O5। जैसे कि आप मान लीजिए N2O5, मान लीजिए कि N2O5 की बात हो रही है, इज लेस एसिडिक देन इट्स ट्राइवेलेंट ऑक्साइड N2O3 से। देखिए ऑक्साइड में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। हियर व्हाट इन केस ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के केस में एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है। दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सही बात। फिर कह रहे थे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स E2O3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा वो आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। यानी कि बात की जाए, वो बोल रहा है कि जैसे आपका N2O3 हो गया, आपका P2O3 हो गया, आपका AS2O3 हो गया, वो तो कह रहा है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आपकी जो एसिडिक कैरेक्टर होती है वो डिक्रीज करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि डाउन द ग्रुप। देखिए क्योंकि क्या होता है कि ऑक्साइड किसका, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, एक सेकेंड, ये बात तो इनकरेक्ट हुई ना। देखिए आप ऐसे याद रखेंगे कि जो आपके नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, हाँ सही बात है, ये एसिडिक होता है। और जो मेटल का ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं बेसिक नेचर के। तो इसमें भी ये बात बिल्कुल सही है कि ऊपर ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। हेयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज मोर, ऊपर से नीचे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ऊपर से नीचे मैं लिख दूंगी, कहां पे लिखूं? यहीं पे लिख देता हूं कि डाउन द ग्रुप, में यहां पे लिख देता हूं डाउन द ग्रुप, किसी और कलर से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको, डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर, डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है तो ऑक्साइड एसिडिक करेक्टर, ऑक्साइड एसिडिक करेक्टर भी क्या करता है, ये भी आपका डिक्रीज ही करता है, ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज ही करता है। दैट इज द एसिडिक करेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। तो आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ H2E हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। वो कह रहा है कि देखिए आपके पास कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जैसे कि आपके पास H2O हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, सिर्फ Te तक दिया है, पोलोनियम भी दिया नहीं, पोलोनियम नहीं दिया। वो कहता है कि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी। अरे भाई ये OH बॉन्ड इतना छोटा होता है और ये TeH बॉन्ड बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे हेवी बॉन्ड कौन सा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, दैट इज ABCD ही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ABCD ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही बात है, सही बात है। तो आइए नेक्स्ट कह रहा है, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत बात है बेटा, ऑक्सीजन आपका -1 भी दिखाता है, +1 भी दिखाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। कह रहा है डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिल्कुल उल्टा हो गया, इसको आप रिवर्स कर दो, इसका जो रिवर्स है वो ट्रू है। क्या रीजन है, ऑब्वियस, द रीजन इज व्हाट, द रीजन इज क्या है रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस फैक्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे, पोलोनियम ओनली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे पोलोनियम ओनली नहीं, पोलोनियम रेयरली शोज, पोलोनियम रेयरली शोड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 2024 का सवाल है, ये नीट 2024 का सवाल है, ठीक बात है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अरे बात समझ में आती है। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, चल रहा है, हाँ ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स H2Te इज मोर एसिडिक देन H2S, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये सेम रीजन है जो हमने पीछे देखा था, ठीक है, बिल्कुल सेम रीजन है यही, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इजीली H+ को दे सकता है, तो इट इज H2Te इज मोर एसिडिक देन H2O, बिल्कुल सही बात है, या फिर H2S, एक ही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी H2O इज लोअर देन H2S, बिल्कुल सही बात है, और ये इसका रीजन भी है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion, that is option number 2 is the correct answer, बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप 16 एलिमेंट्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, स्टेटमेंट्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3, सही बात है, वेयर E ये होते हैं, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि SO2 और SO3 का एग्जांपल आप ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है TeO2 is oxidizing agent while SO2 is reducing in nature. TeO2 is oxidizing agent. TeO2 oxidizing agent यानी कि टेलुरियम आपका +4 में रहता है, ये रिड्यूस हो सकता है, ये +6 में भी जा सकता है, +6 में भी जा सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना अच्छा तो नहीं है, चलिए ठीक है, बट SO2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर, SO ये +4 में है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट रिड्यूसिंग इन नेचर, इट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर आल्सो, रिड्यूसिंग तो है ये नेचर में, मतलब गलत तो नहीं लिखा है, पर 100% ठीक है, रिड्यूसिंग इन नेचर है, सही स्टेटमेंट मानूंगा मैं इसको। आगे देखिए द रिड्यूसिंग, अभी देखते हैं इसको क्या करना है, कह रहे द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2Te डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है कि डाउन द ग्रुप आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीजेस होती है। अच्छा इंक्रीज, डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, डिक्रीज गलत वर्ड है, क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ओजोन कैसे बनाते हैं, ओजोन कुछ ऐसे बनाते हैं, आप ऐसे ही तो बनाते हैं ओजोन, ऐसे ही होता है ओजोन, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 हो गए,
ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और 1 2, ओके एक सेकेंड, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, और एक लोन पेयर से ये क्या करता है, डोनेट करता है किसको, इस वाले ऑक्सीजन को। इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। सब में देखिए पूरे हो चुके हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है, सब में बिल्कुल कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर ये हो चुका है। तो कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर है, देयर आर 6, कितना लिखा है, 5 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं 6 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो चुका है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब ये ट्रू ही स्टेटमेंट, मैंने कहा था कि इसको मैं ट्रू ही मानूंगा वैसे तो ए और बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिए SO2 में मैं इसलिए बोला था क्योंकि SO2 जरूरी नहीं, रिड्यूसिंग तो होता है नो डाउट, पर ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, वो एस रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑब्वियसली BiH3 है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, BiH3 ही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है H2SE इज मोर एसिडिक देन H2TE। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, H2SE ज्यादा एसिडिक है देन H2TE, नहीं ये गलत बात है, H2TE आपका ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, गलत बात। फिर कहते हैं H2SE हैज अ हायर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डॉट डिसोसिएशन देन H2TE, H2SE की हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट करते हैं। If the large difference between melting point and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, इसका रीजन समझ लीजिए। ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करता है और जो सल्फर होता है वो S8 की तरह एग्जिस्ट करता है, और यही इसका रीजन है। ये O2 की तरह एग्जिस्ट करता है और ये किसकी, ये S8 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा एटॉमिसिटी। द रीजन इज व्हाट, द रीजन इज देयर एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन हैज एटॉमिसिटी ऑफ 2 whereas सल्फर हैज एटॉमिसिटी ऑफ 8। सही बात। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है द नंबर ऑफ H डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस एसिड, peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आर। देखिए क्या क्या है बेटा आपके पास। सबसे पहले आपके पास सल्फ्यूरस एसिड, देखिए सबसे पहले आपके पास है सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3। कैसे बनाते हैं, ये कुछ ऐसा बनता है, और एक लोन पेयर भी होता है इसके ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका सल्फ्यूरस एसिड ऐसा होता है। तो इसमें कितना है, इसमें एक H डबल बॉन्ड O है, S डबल बॉन्ड O है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए आपके पास है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है आपका H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ ऐसा बनता है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितने हैं, इसमें 4 हैं। तो आंसर आ गया मेरा 1 4, अच्छा अभी नहीं आया, 4 और 3 भी है। और आपके पास है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये देखिए, ये तीसरा आपके पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2S2O7। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक SOS बॉन्ड होता है, ठीक है, SOS बॉन्ड होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O OH, ये भी हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O OH। तो ये हो गया H2S2O7। तो कितने, इसमें भी 4 ही हैं। तो 1 4 और 4, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात है बेटा, सबको सही बात है। आइए नेक्स्ट करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इज, हम जानते हैं इसमें H2O अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, यानी कि H2O ज्यादा हो जाता है बाकियों से। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा था ऑर्डर, यानी कि H2O फिर H2TE और Sa, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। और यही ऑर्डर इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट का हैज द सेम ऑर्डर। ठीक है, आओ नेक्स्ट कह रहा है क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, देखिए क्या बनता है इसमें, हाइपोक्लोराइड Cl2 प्लस NaOH। क्या बनाता है, ये बनाता है बेटा आपका, एक तो बनाता है NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट NaClO3। कुछ ऐसी रिएक्शन आपके पास होती है। तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस एंड ClO3 माइनस, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। सही बात है। हाइपोफ्लोरस एसिड, क्या नाम है इसका, नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड।
हाइपोफ्लोरस एसिड इसका नाम है। फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड है जिसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। सही बात। फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज अमंग ऑल द हैलोजेंस एंड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। यही इसका एक्चुअल रीजन है कि इसका सिर्फ एक ही क्यों बनता है, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट होता है। तो बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option number 1 will be the correct answer. ठीक बात। आओ नेक्स्ट कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। देखिए भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है सबसे ज्यादा, ये होती है ग्रुप 7 में Cl2 की। ठीक है, फिर उसके बाद होती है बेटा Br2 की, और फिर होती है F2 की, एंड देन इट इज I2। याद रखेंगे सब बच्चे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ग्रुप 17 के लिए याद रखें। ठीक बात है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज Cl2 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात। आओ नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। कौन सा होता है भाई, गैलियम। किसकी तरह यूज किया जाता है, यूज्ड एज थर्मोमीटर्स। मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े पहले वाले क्वेश्चंस में, यूज्ड एज थर्मोमीटर, एज नहीं इन, यूज्ड इन थर्मोमीटर। इसका थर्मोमीटर में भी यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बात। आई नेक्स्ट देखिए द प्रॉपर्टीज दैट शो इरेगुलरिटी इन फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर। देखिए फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 कौन कौन से हैं, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन सा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये है आपके पास फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। कह रहे हैं इनका कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस बेटा इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, रेडियाई तो आपका इंक्रीज ही करता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी क्या करती है, डिक्रीज ही करती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज ही करती है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस भी क्या करता है, रेडियस, आयनिक रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज ही करता है डाउन द ग्रुप। एक सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है आपका Cl का, Cl का, फिर फ्लोरो का, फिर ब्रोमो का और फिर आयोडो का। काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी याद है, ये भी आपको एज इट इज याद होना चाहिए। तो यहीं पे वेरिएशन आ रहा है, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वेरिएशन आ रहा है। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वेरिएशन आ रहा है। तो एक ही जगह वेरिएशन आ रहा है, कहाँ, ऑप्शन नंबर 3 में ही सिर्फ वेरिएशन आ रहा है, दैट इज बी ओनली। सही बात है, सही बात है। तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखिएगा। तो देखिए आप इसमें देखेंगे कि जो आपके हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, क्या, जो आपका हेवियर एलिमेंट होता है, जो आपका हेवियर एलिमेंट होता है उसका ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड जनरली स्टेबल माना जाता है कि वो स्टेबल ऑक्साइड होता है। यानी कि नो डाउट कि आयोडीन का जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन आप देखेंगे आंसर तो आपका आ ही चुका है, इससे आंसर तो आपका आ ही चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए ब्रोमीन का इसमें क्या होता है, ब्रोमीन का एक्चुअली कम होता है, इसको कहते हैं मिडिल रो एनॉमली। दिस इज नोन एज मिडिल रो एनॉमली। क्या नाम दिया जाता है बेटा, इसको नाम दिया जाता है मिडिल रो एनॉमली। क्या नाम दिया जाता है, इसका नाम है मिडिल रो एनॉमली। बात समझ में आती है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट कह रहा है द नोबल गैस दैट डज नॉट अगर इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं होती है, रेडॉन भाई, रेडॉन, रेडॉन। ये हायर एटॉमिक नंबर की गैसेस हैं, ये नहीं होती है। तो आइए नेक्स्ट कहता है इनर्ट गैस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द करेक्ट ऑर्डर इज। देखिए जनरली आपका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये होता है आपके पास हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, कुछ ऐसे। देखिए ऊपर से नीचे, नो डाउट ऊपर से नीचे जो आपकी इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी +117 और वो 70s में डिक्रीज कर जाती है। लेकिन हीलियम का साइज बहुत छोटा है तो हीलियम इसके भी नीचे आ जाता है, हीलियम इनके भी नीचे आ जाता है। इसकी वैल्यू अराउंड, इसके भी नीचे आ जाता है, इसके भी नीचे आ जाता है। हीलियम यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 46, उसके बाद ये 117 और फिर ये 79 के आसपास, फिर ऐसी ये वैल्यू डिक्रीज करती रहती है। तो यानी कि हीलियम की सबसे
कम हो जाएगी, हीलियम की सबसे कम हो जाएगी, और नियॉन की एक्चुअली में सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो जाएगा हीलियम, नियॉन की सबसे ज्यादा और हीलियम की सबसे कम। उसके बाद कौन सा, नियॉन, ये भी आ रहा है। फिर उसके बाद नियॉन के बाद आती है बारी किसकी, नियॉन के बाद आ जाएगी बारी आर्गन, तो है नहीं, क्रिप्टन है, क्रिप्टन क्रिप्टन, और फिर आ जाएगा जीनॉन के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट कह रहा है द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 नेगेटिव, इसको XeF5 नेगेटिव कर दीजिए आप, एंड XeO3F2। देखिए XeF5 नेगेटिव जब आप बनाएंगे, क्या जब आप XeF5 नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनता है, देखिए इसका स्टेरिंग नंबर आप निकालोगे तो देखिए इसका स्टेरिंग नंबर कितना आ जाएगा, इसके पास Xe के पास अब 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 में से 5 ने बॉन्ड बना दिया, तो इसका स्टेरिंग नंबर कितना है, इसका स्टेरिंग नंबर है 5 + 2 लोन पेयर यानी कि 7। साथ में कैसी पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, कैसी पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। एक sp3 D3 टाइप की ज्योमेट्री होती है, या फिर D3 sp3 या फिर sp3 D3 टाइप की ज्योमेट्री ये होती है। तो कैसा होता है, देखिए लोन पेयर तो आपका एक्सियल वाली पोजीशंस में रहता है, और ये कुछ ऐसा कंपाउंड ये बन जाता है। तो एक पेंटागन होता है यहाँ पे, पेंटागन, और ये लोन पेयर कैसे हैं, लोन पेयर इसके इस पोजीशंस में ये लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। तो कैसा है, इट इज एक्चुअली पेंटागनल, और एक प्लेन में है सबके सब, कहां पे, दीज आर इन प्लेन, तो पेंटागनल प्लेनर, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पेंटागनल प्लेनर। एक ही ऑप्शन। एक बार XeO3F2 भी बना देंगे। देखिए XeO3F2 एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, XeO3F2 एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें बेंड्स रूल यूज किया जाता है। कैसे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम कहां पे रखते हैं, इसका स्ट्रक्चर आ सकता है एग्जामिनेशन में, उसको हम रखते हैं हमेशा कहां पे, एक एक्सियल पोजीशन में। तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड ये बनता है कि आपकी जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं वहां पे ऑक्सीजन रहता है एक प्लेन में, जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं वहां पे ऑक्सीजन एक प्लेन में रहता है, यानी कि जो प्लेनर वाली है उसमें ऑक्सीजन रहता है, और ऊपर और नीचे यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे भी एक फ्लोरीन ये रहते हैं। कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है। तो क्या है ये एक ट्राइकोनल बायपिरामिडल यानी कि एक टीबीपी ज्योमेट्री है। कैसी है ये, एक टीबीपी ज्योमेट्री होती है। अरे सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं, ये भी समझ में आ गया। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव मोस्ट ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल जब यूज हो जाता है, जो बच जाता है, उसमें प्लूटोनियम भी रहता है। तो उस प्लूटोनियम को कैसे निकाला जाता है बेटा, उस प्लूटोनियम को निकाला जाता है O2F2 की मदद से। किसकी, उसको O2F2 की मदद से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या, एक तो ऑक्सीजन गैस बनती है, और साथ में क्या, PuF6 बनता है आपका, क्या आपका PuF6 बनता है। तो कौन सा फ्यूल यूज, क्या यूज हो रहा है, O2F2 को हम यूज कर रहे हैं। किसको, O2F2 को यूज कर रहे हैं। I2O5 को कहां यूज किया जाता है, याद रखिए इसको यूज किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड की एस्टिमेशन में यूज किया जाता है। सही बात, चलिए सही बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3 इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करती है ऊपर से नीचे, नहीं भाई ये इंक्रीज नहीं करती है, ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। यही स्टेटमेंट गलत हो गया, डिक्रीज करती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन कांट फॉर्म D pi P pi, बिल्कुल सही बात है, इसके पास देयर इज एब्सेंस ऑफ D vacantly orbitals. Single NN bond is weaker than single PP bond, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। कह रहे हैं N2O4 has 2 resonance structure। देखिए N2O4 के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपके पास एक O, ये O नेगेटिव, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव आता है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सही बात है। एक स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है कि ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो यानी कि कुछ इस तरीके का N यानी कि ये तो एक सिस में हो गया और एक ट्रांस में हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सही बात है, N2O4 हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, पहला स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही बात है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बट दीज डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन होकर हमारे पास कुछ ऑक्साइड बन रहा है, N2O, NO, हाफ NO2, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन और रीजन हुआ तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट रीजन भी है कि इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रिएक्ट कर दिया। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन, अच्छा ये असर्शन और रीजन ही है, बस स्टेटमेंट 1 और 2 लिख दिया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको असर्शन बना देते हैं, स्टेटमेंट 1 को हम असर्शन बना देते हैं, स्टेटमेंट 2 को हम रीजन बना देते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आइए नेक्स्ट, कह रहा है नेक्स्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट लिस्टेड बिलो इज। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए आपको सीक्वेंस बताना है कि किसकी ज्यादा होगी। अब ये नहीं दिया है कि पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा गया। वैसे मैं आपको बता दूं, इनमें से जो सबसे पॉजिटिव होगी वो किसकी होगी, आर्गन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी। अब ए या तो लास्ट में होगा या तो फर्स्ट में होगा। देखिए लास्ट में इन दोनों ऑप्शन में है, फर्स्ट इन दोनों ऑप्शन में है, तो बातें खत्म हो गई है ना, कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास ब्रोमो और फ्लोरो है और सल्फर है। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, अगर मैं वैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड क्या करती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती है, इट डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। सॉरी नॉट डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरो और ब्रोमो में से किसी की, और हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर अगर बात हुई ब्रोमीन की तो ब्रोमीन की ही होगी, फिर आएगा आपके पास सल्फर, एंड देन क्या हो जाएगा आपके पास, देन आर्गन, उसके बाद आएगी बात आर्गन की। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर है कि आर्गन अगर आपके पास ए है, अगर आर्गन आपके पास ए है यानी कि वो लास्ट में है, और फ्लोरीन सबसे पहले है, फ्लोरीन आपका सी है, तो सी सबसे पहले हो सकता है, और बी ब्रोमीन और डी सल्फर, तो ये तो हो सकता है। एक बार ये करके देखें कि ए आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आपका ए हो गया यानी कि आर्गन हो गया, फिर उसके बाद सल्फर यानी कि डी हो गया, फिर आपके पास बी हो गया, फिर आपके पास सी हो गया। अच्छा, फिर ऐसे में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई, ऐसे में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ए ऑप्शन मार्क करें या सी ऑप्शन मार्क करें। तो देखिए बेटा, अगर आपके पास ऐसा कभी कंफ्यूजन आता है तो मैं आपको वैसे एक चीज बता दूं, इसकी जो आंसर की जेई ने दी थी वो फर्स्ट वाले को सही माना था कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, कि उसने कहा था कि देखिए ये पॉजिटिव वैल्यूज वाले को उसने ज्यादा वैल्यू मानी थी कि क्योंकि पॉजिटिव है, और नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव, आप समझ रहे हैं कि ये वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल ये मोर नेगेटिव है, इट इज मोर नेगेटिव, इट इज लेस नेगेटिव, इट इज लेस नेगेटिव, और ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, तो उसने माना था कि देखिए ये एक्चुअली ज्यादा है, ए ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नीड में जब तक जो सवाल आता है वो ऐसा आता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है, तब आप किसको मार्क करेंगे, तब आप 4 को मार्क करके आएंगे। अगर सवाल एज इट इज आता है तो आप फर्स्ट ही मार्क करके आइएगा, क्योंकि नाउ वी हैव एस्टैब्लिश, एनडी ने बोल दिया है कि इस तरीके से करना है तो करना है। लेकिन ध्यान रखें अगर आ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल था, मैं मान सकता हूं इस बात को। आइए नेक्स्ट, कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है आपको। PF3 exists but NF5, PF3 exists but NF5 does not exist। हाँ सही बात है, कि PF3 क्यों लिखा है, PF5 लिखना चाहिए था, शायद मे भी प्रिंटिंग का वो होगा या फिर ऐसी सवाल पूछा होगा। एनीवे द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात गलत है। SO2 बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, PH3 shows lower proton affinity than NH3, बिल्कुल सही बात है। PH3 क्या करता है, PH3 की लोअर प्रोटॉन एफिनिटी होती है किससे, NH3 से। NH3 इजीली H+ को क्या कर सकता है, यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर सकता है, ये आपका NH4+ बना देता है, ये आपका इजीली NH4+ बना देता है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। NO2 कैन डायमराइज इजीली, बिल्कुल सही बात है। NO2 आपका डायमराइजेशन करके क्या बनाता है, ये आपका बनाता है N2O4। ठीक है, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स N2O4। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है, बस एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आइए इसको फिनिश करते हैं अपने आखिरी सवाल के साथ। कहता है which of the following statement is true with respect to H2O, NH3 and CH4। एक मिसलेनियस टाइप का सवाल है ये। The central atom of the all the elements are sp3 hybridized। H2O sp3 है, ये भी sp3 है, वो भी sp3 है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, द HOH, NH and CH angles in the above are 105, 107 and 109।
हाँ सही बात है, वाटर में 104 होता है, इसमें 107 होता है, इसमें 109 होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट देखना है। हाँ ये बात आप याद रखेंगे बेटा, हर कोई डेटा की तरह भी याद रखिए कि वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, एब्सोल्युटली ट्रू कि वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, और मिनिमम CH4 का तो जीरो ही है, ठीक है। बोथ H2O and NH3 आर Lewis acids and CH4 is a Lewis base. CH4 is a Lewis base, ये बात जमी नहीं, ये बात जमी नहीं, और ये लुइस एसिड भी थोड़ी है, ये बात भी नहीं जमी, बिल्कुल गलत बात है, ये तो लुइस बेस है, बिल्कुल गलत बात है, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर देखिए अ सोल्यूशन ऑफ NH3 एंड H2O इज बेसिक, बिल्कुल सही बात है कि H2O का NH3 का जो सोल्यूशन है वो H2O में क्या होता है, बेसिक होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब फिर वो OH दे सकता है। इन दिस सोल्यूशन NH3 एंड H2O एक्ट एज लॉरी बॉन्स्टेड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या मतलब है, ये कह रहा है देखिए आपका जो NH3 है ये H2O के साथ कंबाइन होता है, ये क्या बनाता है, बनाने के लिए तो ये वैसे NH4OH बनाता है, फिर ये करता है ये आपका NH4 प्लस देता है और ये आपका क्या OH नेगेटिव देता है। वैसे तो आप इसको अरेनियस के कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉरी एसिड बेस से समझाना है तो देखिए कैसे समझाएंगे। आप बोलेंगे कि देखिए ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका सीधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, ये आपका सीधा सीधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एक वीक बेस ये बनाता है, क्या बनाता है, एक वीक बेस बनाता है। इन दिस सॉल्यूशन अमोनिया, अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया यानी कि NH4 क्या कर रहा है, इसका H+ ले रहा है, क्या कर रहा है, इसका H+ ले रहा है। तो H2O इज अ प्रोटॉन डोनर, यानी कि ये कैसा है, ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है, और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। इट इज फॉर्मिंग व्हाट, इट इज फॉर्मिंग NH4+ एंड OH-। तो क्या हो जाएगा, इन दिस अकाउंट NH3 and H2O एक्ट एज लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए रिस्पेक्टिवली वर्ड गलत हो गया, क्योंकि आपका H2O आपका एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड गलत हो गया बच्चा, यहाँ पे दिस रिस्पेक्टिवली वर्ड इज इनकरेक्ट। बाकी तो सब कुछ सही चल रहा था, रिस्पेक्टिवली वर्ड ने काम खराब कर दिया है। तो इसके 3 ही ऑप्शन सही है, कौन सा, ओनली A, B and C आर करेक्ट, ओनली A, B and C आर करेक्ट, ओनली A, B and C आर करेक्ट ऑप्शंस। अरे बात समझ में आती है। इसी के साथ आपके P ब्लॉक के सारे सवाल होते हैं खत्म। आई होप P ब्लॉक की पूरी तैयारी आपकी हो चुकी होगी। हमने बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़ी है, बिल्कुल क्रिस्प इसकी थ्योरी पढ़ी है, और बहुत बढ़िया सवाल भी लगा लिए हैं। फटाफट से बच्चे मुझे बताइए आप लोगों को क्या मजा आया इसमें, कितने 60 में से आउट ऑफ 60 हाउ मच डिड यू स्कोर, कितने आपके सही हैं, फटाफट से मुझे जानना है। अगर आपकी इससे तैयारी, देखिए इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, आपसे यहां से 2 क्वेश्चंस, आई रिपीट कितने, 2 क्वेश्चंस मात्र पूछे जाएंगे, और बेटा इससे बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। लेक्चर से, वैसे तो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, जस्ट इन केस जाता है तो उस क्वेश्चन वाले पार्ट से बाहर जा ही नहीं सकता है। बात समझ में आती है। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फटाफट से लाइक शेयर कमेंट कर दो, मोटिवेट हो जाओ, और मुझे भी करते रहो कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें।